हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 394 में। और इसमें जन बटरफ्लाई वैली में एंटर करने वाला है। हमें पिछली एपिसोड्स में बैटल की झलक देखने को मिल गई थी और इसमें दिखने वाले हैं कई सरप्राइजेस। हमने पिछले पार्ट में डीमन एम्पर और लाइट डीमन की रियल स्टोरी भी जानी थी। स्पेशली हमारा फोकस था डीमन एम्पर के ऊपर कि किस तरीके से वो राइज हुए और फिर उन्हें सील कर दिया गया। लास्ट में जाके जियान उस कारवा के साथ बटरफ्लाई वैली की तरफ आगे बढ़ गया था। अब आगे का सीन, अगर बात बटरफ्लाई वैली की करी है तो बहुत खूबसूरत और शांत सी जगह होती है। ये बेसिकली किसी बेसिन की तरह दसी हुई सी जगह होती है जिसके चारों तरफ दर्जनों पहाड़ होते हैं जिन पे कई लकड़ियों के घर बने हुए थे। वहीं पे नीचे पत्थर और मिट्टी से बनी कई मजबूत बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं जो ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बटे हुए थे। नीचे इंसानों की तरह घर होते हैं, वहीं पे ऊपर वाले हाउसेस पेड़ों के ऊपर होते हैं जैसे यहाँ पे एल्फ रहते हो। ये बटरफ्लाई वैली का रेजिडेंट था। सीन में एक हरे भरे ट्री हाउस के अंदर का दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। ये घर किसी तितली के आकार का था। इसमें तो इंसान जैसी दिखने वाली फीमेल फिगर्स बैठी होती हैं। इनके पीछे बटरफ्लाई के फैंटम्स दिख रहे होते हैं। बालों पे भी कई तितलियां बैठी हुई थी। ये फिगर बोलती है डाइची अभी तक कहाँ पे है, वो अब तक वापस क्यों नहीं लौट पाए हैं। इसके रिप्लाई में दूसरी औरत बोलती है वैली मास्टर, मुझे लगता है पिछली बार की तरह आज पहुंचेंगे, लेकिन डीमन ज़ॉन सेक्ट ने बटरफ्लाई वैली की फर्स्ट फ्लोर से कई मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया है। मुझे उनकी चिंता है। ये याओ ज़ोंग, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे डीमन ज़ॉन सेक्ट, ये 10,000 डीमन किंगडम से आया था और इनके अंदर के एक्सपर्ट्स बटरफ्लाई वैली से कई गुना ज्यादा होते हैं। वैली मास्टर की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो कहती हैं किसी को भेजो, हमें डाइची की टीम को सेफली वापस लेके आना होगा। कुछ दिनों में एंसेस्टर खुद याओ ज़ोंग से बात करेंगे। आखिरकार अब समय आ गया है जब हम 10,000 डीमन किंगडम के लिए रवाना हो। वो सोवर्निटी ऑर्डर को मानती है। फाइनली इस हॉल में शांति फैल जाती है। ये कुछ घंटों के बाद की बात थी जब जियान का कारवां बटरफ्लाई वैली पहुंचा था। ये बेसिकली वैली के गेट के सामने होते हैं। जियान उस ग्रैंड सीन को देख के बोलते हैं क्या खूबसूरत वैली है। उसे कई लकड़ी से बनी तितलियों के स्टैच्यूज दिखाई दिए थे। ऑफ कोर्स जगह जगह पे और भी कई क्राफ्ट्स होते हैं। हालांकि इंसानों की दुनिया का आर्किटेक्चर भी काफी शानदार था, लेकिन डिमोनिक वर्ल्ड की चीजों में कुछ अलग ही स्पिरिचुअल टच होता है। कारवां का गार्ड कैप्टन बढ़ता है सप्लाई वेयरहाउस की तरफ। वहीं पे जियान डाइची के साथ बटरफ्लाई वैली की बेस कैंप की ओर चला गया था। वैली का फर्स्ट फ्लोर इंसानों के शहर जैसा होता है। ये भीड़ भाड़ वाला बाजार, चारों तरफ ऑक्शन हाउस और मर्सनरी यूनियंस दिखाई देते हैं। हलचल काफी थी। रास्ते में कई मैजिकल बीस्ट डाइची का स्वागत करते हैं। सर झुका के बोलते हैं मिस डाइची आप वापस आ गई। तो कोई उसे सफर के बारे में पूछता है। वही भी डाइची सबकी तरफ सर झुकाती है। जियान ऑब्जर्व करता है कि लड़की वाली फाइट में बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन उसका लोगों के सामने पेश आने का तरीका बहुत अलग है। वो उसके बोलता है लगता है तुम यहाँ पे काफी मशहूर हो। डाइची कहती है तो बस लोगों का प्रेम है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी कुछ अलग सा महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हारे अंदर की पावर नॉर्मल मॉन्स्टर्स जैसी नहीं लगती। इसके जवाब में जियान बस हल्के से स्माइल पास करता है। जिस तरीके से डाइची हमेशा सच बोलती थी, ये लोगों के दिल को जीत लेती है। ये कुछ देर बाद लकड़ी की बेलों से बनी सीढ़ियों को पार करके फाइनली वैली के सेकंड फ्लोर में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले गार्ड स्वागत करता है जो बोलता है मिस आप लौट आई, आपका सफर कैसा रहा। डाइची कहती है ठीक रहा, हालांकि रास्ते में हमें कुछ खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन मिस्टर जियान के होते हुए सब कुछ संभाल लिया गया। क्या वैली मास्टर हॉल में, मैं इन्हें वहां पे ले जाना चाहती हूँ। वो गार्ड बोलता है वैली मास्टर हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी सुनाई देती है पीछे से किसी के भागने की आवाजें। एक गार्ड बोलता है कैप्टन बुरा हाल है, डीमन ज़ॉन सेक्ट एक पावर हाउस ने हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। ये सुन के डाइची और जियान पीछे मुड़ गए थे। जियान पूछता है क्या हुआ। डाइची से रिला के बोलती है बस वही, जब एक जगह पे दो बड़ी पावर्स होती हैं तो एक दूसरे से उलझने का मौका ढूंढती रहती है। वो गार्ड घबरा के बोलता है इस बार आने वाला उनका सेकंड एल्डर है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में इंतजार कर रहा है, लगता है मामला काफी सीरियस है। डाइची का स्वागत करने वाला वो कैप्टन बोलता है ठीक है मैं इसमें जा रहा हूँ, लगता है मैं आपको वैली मास्टर तक ले नहीं जा सकता। डाइची जियान की तरफ देखती है। वो धीरे से बोलती है कि हम। जियान स्माइल के साथ कहता है चलो चलते हैं, लगता है उस थर्ड एल्डर ज़ॉनी की वजह से आए हैं। सीन जाता है बटरफ्लाई वैली की एज की तरफ जहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड था, लेकिन अभी इस खुले मैदान का माहौल काफी टेंस हो चुका होता है। वैली की दर्जनों वॉरियर्स घायल होकर जमीन में पड़े थे। दूसरी तरफ खड़े होते हैं बस 3 लोग। इन तीनों में से लीडर एक पतला सा बुड्ढा होता है। वहीं पे बगल में 2 यंग मैन खड़े होते हैं। इनका डेमोनिक ऑरा काफी पावरफुल था। वो व्हाइट क्लॉथ एल्डर बोलता है डायलन अगर तुम्हारी यंगर जनरेशन इतनी कमजोर है तो तुम लोग बटरफ्लाई वैली को कैसे संभालोगे। बेहतर हुआ कि इस इलाके को हमें सौंप दो, जिससे फ्यूचर में तो बटरफ्लाई वैली की रेपुटेशन भी कम नहीं होगी। वैली की तरफ से खड़ी होती मिडिल एज वुमेन जिसका नाम डायलन था। ये बटरफ्लाई वैली की 4th एल्डर थी। वो गुर्रा के बोलती तू कमीने, ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपनी पावरफुल ऑरे से घायल वॉरियर्स को बचा रही थी। बटरफ्लाई वैली
वैली का एक गार्ड बोलता है फोर्थ एल्डर यंगर जनरेशन के फ्रेंडली मैच में इस तरीके से वॉलेंस, मुझे लगता है दोनों फैक्शंस के बीच में नफरत और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये सुन के एल्डर हंसने लगता है। वो डिस्डेनफुल आवाज में कहता है कि बटरफ्लाई वैली में कोई ताकतवर नहीं बचा। अभी उसके साइड में दोनों यूथ खड़े होते हैं, इनके चेहरे से भी घमंड साफ झलक रहा था। इनमें से एक बोलते हैं हाँ बटरफ्लाई वैली बस नाम का ही है, इन आज हम दिखाएंगे कि असली पावर क्या होती है। दोनों एल्डर के साथ तेजी से हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसी ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाती। दूर से एक मैजेस्टिक आवाज कहती तुम मुझे आजमाओ। इस वॉइस को सुन के बटरफ्लाई वैली की डायलैन और डीवन ज़्वानसैक का एल्डर दोनों ही चौंक गए थे। इस आवाज में कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस होती हैं जो दोनों के दिलों में खलबली मचा देती हैं। वो डीवन ज़्वानसैक का एल्डर रिकवर करता है, वो कुर्रा के बोलते लिटिल बीस्ट तुझे हमें ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। उसकी बॉडी को ढक लेता है पावरफुल ऑरा, उसके पीछे कई फायर स्नेक्स की शैडो दिखाई देती है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था। उसका यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि अपनी पीक एक्स्ट्रा दूशान के डिसाइपल्स को बटरफ्लाई वैली की यंगर जनरेशन से उलझा के उनके ऊपर थर्ड एल्डर ज़्वानी की मौत का इल्जाम डालना, जिससे पूरी वैली में पैनिक फैल जाए। अनएक्सपेक्टेडली उसकी ट्रिक्स काम नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ बटरफ्लाई वैली की डायलैन जियान को लेकर अपनी आईब्रोज को रेस करती है। वो जियान से बोलती लिटिल गाय बहुत अच्छे है, चलो इसे मैं संभालती हूँ। पीछे एक मिस्टीरियस हालो पेयर हुआ था, गूंजती है वुश की आवाज, वो उस बुड्ढे के सामने पेयर होती है। डायलैन और ज़्वानी और दोनों ही 7 स्टार दो इमोर्टल्स थे, इनकी स्ट्रेंथ मिड स्टेज में होती है। दूसरी तरफ डाइची जो कि जियान के बगल में खड़ी होती है, उसे स्माइल के साथ कहती है बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है डीवन ज़्वानसैक की पावर कैसी है। डाइची एक्सप्लेन करते इनके लीडर का नाम है ज़ुआनियोन। कहा जाता है कि वो एक पीक 7 स्टार दोशान का पावर हाउस है। वो पहले 10,000 डीवन किंगडम की सर्विस में था, लेकिन कई गलत कामों में फंसने की वजह से उसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया। जियान पूछता है कि उनके पास कोई 8 स्टार इमोर्टल है। डाइची सिर को हिलाती है। वो साफ लहजे में बताती है कि हमारे डीमन वर्ल्ड में जो भी 8 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ तक पहुंचता है उसे किंगडम लेवल की फोर्सेस नोटिस कर लेती हैं, फिर उन्हें छोटे मोटे शहरों या फिर टाउन्स में रहने नहीं दिया था। आगे जो हुआ था उसमें कोई खास सस्पेंस की बात नहीं होती है। भले ही वो दोनों डिसाइपल्स 6 स्टार दोशान के पीक पे हो, लेकिन जियान के सामने बिल्कुल प्रेशराइज फील करते हैं। साथ में उसका फ्लेमिंग ऑरा और डीवन ज़्वानसैक के एल्डर को बहुत जल्दी कैप्चर करवा देता है। अभी वर्ड में से एक आवाज बोलती लिटिल ब्रदर तुम्हें एंसेस्टर बुला रही हैं। इस वॉइस को सुन के सब लोग चौंक गए थे। ये आवाज थी बटरफ्लाई वैली की वैली मास्टर की, जो कि 7 स्टार दोशान लेट स्टेज की एक्सपर्ट थी। वो अक्सर वैली से बाहर नहीं आती थी, लेकिन इस तरीके से जियान को पर्सनली इनवाइट करना ये नॉर्मल बात नहीं होती। डाइची जियान से कहती मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ये बटरफ्लाई वैली के सेंटर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे एक बटरफ्लाई स्टोन मॉन्यूमेंट होता है। डाइची जियान को यहाँ पे छोड़ के गायब हो जाती है। अब जब जियान अपने इधर उधर के नजारे को देखता है, उससे चारों तरफ फूल और तितलियां दिखाई देती हैं, लेकिन जिस एंसेस्टर की बात हो रही थी उसका कोई नामो निशान नहीं था। इसी मोमेंट में फ्लावर्स के ऊपर बैठने वाली वो बटरफ्लाई सरसराती हुई आवाजों के साथ एक जगह पे कंडेंस होने लगती है। ये फॉर्म लेती है गोल्ड मन का, जिसके हाथ में बटरफ्लाई जैसी डंडी मौजूद थी, जिसे हम क्रश बोलेंगे। वो ओल्ड मैन जियान को देख के बोलती कम उम्र में 7 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज तक पहुंचना और डीवन ज़्वानसैक के सेकंड एल्डर को इतनी आसानी से घायल कर देना, साथ में उस थर्ड एल्डर को फिनिश करके हमारी कारवां को बचाना। बच्चे तुम बिल्कुल सिंपल नहीं हो। एंसेस्टर की बात को सुन के जियान की आईब्रोज थोड़ी सी निट हो जाती हैं। इंस्टिंक्चुअली उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्टिवेट होती है, चारों बन जाता है एक सेल्फ डिफेंस बैरियर। जियान तब भी अपने आप को काम रखता है। वो सिर झुका के उस ओल्ड फिगर को ग्रीट करता है। ये एंसेस्टर फीमेल नहीं बल्कि एक मेल थे। जियान से बोलते हैं तुम एक इंसान हो, असल में मुझे तुम्हें कैप्चर कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुमने बटरफ्लाई वैली की हेल्प की मैं इसे अनदेखा नहीं करूंगा। जियान से लाके बोलता है सीनियर आपने सही पहचाना, डीवन वर्ल्ड के एक फिगर से मिलने के लिए मैं इंसानी दुनिया से आया हूँ, लेकिन बीच में स्पेस टाइम वर्महोल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से मेरे साथ एक्सीडेंट होते होते बचा है। मुझे बचाया मिस डाइची ने, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना तो मेरी जिम्मेदारी थी। अब क्योंकि वो सेफली वापस लौट चुकी है मुझे भी चले जाना चाहिए। जियान मुड़ने ही वाला होता है तभी एंसेस्टर उसे रुकने का इशारा करते हैं। वो मनी मन में सोचते हैं लड़का अच्छा सीड है, अगर हमारी फैमिली का पार्ट बन जाता है और 10,000 डीवन किंगडम की आर्मी में शामिल होकर अच्छी कंट्रीब्यूशन करता है तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चेहरे देख के जियान बॉय से घूर के बोलता है सीनियर क्या चाहिए। एंसेस्टर के चेहरे पे स्माइल आती है। वो बताते हैं क्योंकि शुरुआत में तुम्हारी डीवन ज़्वानसैक की दुश्मनी हो चुकी है और तुम्हारे पास कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं है। अगर इसको बेस बना के तुम्हारे पीछे आते हैं तो तुम्हारी परेशानी कभी खत्म नहीं होंगी। जियान कहता है सीनियर साफ साफ कहिए। एंसेस्टर बताते हैं क्लियर है, मैं चाहता हूँ कि तो हमारी डीवन ज़्वानसैक को खत्म करने में हेल्प करो। इसके रिप्लाई में जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो कोल्ड आवाज में कहता है इम्पॉसिबल, लेकिन लगता है एंसेस्टर इसके लिए तैयार थे। वो बोलते हैं अगर मैं तुम्हारे इंसानी ऑरा को पूरी तरीके से छिपा दूं जैसे डीमंस तुम्हें पहचान न पाए तो। जियान कहते हैं ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं तब भी ना बोलना चाहूंगा। एंसेस्टर
एंसेस्टर अपने ऑफर को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें 10,000 डीमन किंग को रिकमेंड करूं, जैसे तुम्हें एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने का मौका मिल जाएगा। बच्चे तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे डीमन वर्ल्ड के बहुत सारे ट्रेजर छिपे हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटी गंवाने लायक नहीं है। कोई सोच के जियान के चेहरे पे आती लोमड़ी वाली स्माइल, वो नोट करके बोलता है ठीक है, क्योंकि बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर खुद 10,000 डीमन किंगडम की सर्विस में थे, उनकी वहाँ पे अच्छी पकड़ होती है, इसलिए उनके लिए जियान को रिकमेंड करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। और जियान को एंशिएंट बैटलफील्ड में जाना ही था, चाहे बात हो डीमन बुक के सीक्रेट्स को जानने की या फिर छुपे हुए टैरेंट वेपन को हासिल करने की। बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर बोलते हैं, जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे बताना, मैं डाइची को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, वो तुम्हें सारी प्रोसेस बताएगी। इस मिशन में क्या तुम सक्सेसफुल रहते हो या फिर नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बटरफ्लाई वैली हमेशा तुम्हारा एलाय रहेगा। जियान के रिएक्शंस बिल्कुल खराब नहीं थे और ये देख के एंसेस्टर काफी खुश होते हैं। वो फील कर पा रहे थे कि भले इस लड़के के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हों, लेकिन अगर पूरी पावर का इस्तेमाल भी कर लेते तब भी उन्हें हासिल नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ना इसे अपनी तरफ खींच लिया जाए। अगर जियान ने डीमन जॉन सेट को खत्म कर दिया तो फिर एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। जियान कहता है सीन में थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए चलो इस मिशन को आज ही पूरा करते हैं। एंसेस्टर को इससे कोई परेशानी नहीं थी, समय वैसे भी शाम का हो चुका होता है। जैसी रात होती है, जियान और डाइची अपने आप को डिस्गाइज करके योजोन सेट की तरफ निकल पड़ते हैं। चारों तरफ रोशनी कम होती और ठंडी हवाएं चल रही थी। डीमन जोन का कैंप बना था एक रिज के ऊपर। इस उबड़ खाबड़ जमीन के ऊपर कुछ वुडन हाउसेस बने होते हैं, वहीं पे बाकी गार्ड्स फटे पुराने टेंट्स में रहा करते थे। हालात खराब थे, सुनाई दी थी गार्ड की ठिठुरने की आवाजें। वो कहते आए घोस्ट वेदर, हम यहाँ पे और समय नहीं बता सकते, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सेक मास्टर बटरफ्लाई वैली के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा गार्ड भी गुस्से में था, वो कहते मैंने पहले ही कहा था कि जब तुम अपनी आर्मी को लेके बटरफ्लाई वैली को खत्म नहीं कर देते तब तक इस जगह पे हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें इस टॉर्चर को झेलते रहना होगा। इन दोनों का पहरेदारी का काम होता है, अपने औरे से अपनी बॉडी को ढकने के बाद भी वो डेमोनिक हवाएं इन्हें परेशान करती हैं। वो दूसरा गार्ड कहता है ठीक है चुप रहो, सेकंड और थर्ड एडर की पहले से कोई खबर नहीं आई, मुझे लगता है सेकंड मास्टर का गुस्सा फूटने ही वाला होगा। इसी पल एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ जियान इन दोनों को देख के सिर हिला के कहता है सॉरी, लगता है तुम दोनों की आइडेंटिटी को मुझे उधार लेना पड़ेगा। ऐसे उसका हाथ उठता है शुआ की साउंड के साथ, एक पावरफुल सक्शन फोर्स दोनों गार्ड्स को उसकी तरफ खींच लेती है। कुछ ही समय में जियान और डाइची इनके कपड़ों को पहन के पेट्रोल करने लगते हैं। डाइची को उससे बोलती लॉर्ड जियान ये कपड़े बहुत टाइट हैं, उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल होती है। जियान चौंक के बोलता क्या, जब अनजाने में उसकी नजरें डाइची के ऊपर जाती हैं, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो खुद को संभालते हुए खांस के बोलता है ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस है, अच्छा हुआ कि मैं अकेला ही अंदर जाऊं। लेकिन डाइची जिद पर अड़ी होती है, वो जियान से कहती नहीं लॉर्ड जियान, आपको रास्ता नहीं पता है, अगर कुछ हुआ तो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। जियान से लाके कहता है ठीक है चलो, मुझे लगता है उस जॉनसन के खत्म होने के बाद बटरफ्लाई वैली के लोग आगे के मामले को संभाल लेंगे। दोनों पेट्रोल करते हुए बेस कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं, हम भी अंदर की तरफ जूम करते हैं। ऑफ कोर्स ये होते हैं वही वुडन हाउसेस। ऐसे एक लकड़ी के घर के अंदर डीमन जॉन सेक का सेक मास्टर जॉनसन अपने सेक के एडलर्स के साथ खड़ा होता है। उसका चेहरा टेरिफाइंग और बाहों में मोटे मोटे स्केल्स होते हैं, जैसे मछली की चमड़ी पहन रखी हो, और उसके चारों तरफ एक अजीब सी गीली सी एनर्जी फैली होती है। अनएक्सपेक्टेडली बंदा वाटर एटिट्यूड को रखता था। स्ट्रेंथ ही 7 स्टार दूशान की पीक की। जॉनसन गुस्से में गुर्रा के बोलता है क्या हो रहा है, जुआनी को डाइची को मारना था, उसे ऑर्डर दिया किसने, मैंने उसे पहले ही बोला था कि बस उस डाइची को पकड़ के लाओ, जैसे बटरफ्लाई वैली के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, लेकिन वो खुद ही मर गया। अब ना ही हमें उस मर्डर के बारे में पता है, और खबर आई कि बटरफ्लाई वैली का कारवां वापस लौट चुका है। तभी कैल्डर जिसकी पीठ पे विंग्स और सफेद बाल होते हैं, उसे झुका के बोलते सेक मास्टर हालात केओटिक है, क्यों बटरफ्लाई वैली के ऊपर हमला आज ही कर दे। वो जॉनसन सिर हिलाता है, वो बोलते नहीं बटरफ्लाई वैली का एंसेस्टर मेरे बराबरी का है, हमारे बीच में लाइफ डेथ बैटल सही नहीं होगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुनाई देती है नॉक 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 की आवाजें। एक आवाज कहती है सेक्स मास्टर बड़ी खबर है। जॉनसन कैजुअली करे थे आ जाओ। दरवाजा खुला था और एक गार्ड अंदर आया था। वो जल्दी से बोलते सेक्स मास्टर सेकंड एल्डर जोनी आओ, उन्हें बटरफ्लाई वैली वालों ने कैद कर लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने अपने कैंप को नहीं हटाया तो। वो जॉनसन गहरी आवाज में कहता है तो क्या। वो गार्ड बोलता है तो सेकंड एल्डर की डेड बॉडी को वैली के एंट्रेंस गेट पे लटका दिया जाएगा। इन शब्दों को सुनकर जॉनसन का गुस्सा फूट पड़ा था। साइड में टेबल के ऊपर जेट बॉटल्स रखी होती हैं, वो बैंग 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 की आवाज के साथ टूट जाती हैं। गार्ड कांप के बोलता है और थर्ड एल्डर भी मर चुके हैं, उन्हें एक जियान नाम के इंसान ने मारा है, सेकंड एल्डर को भी उसी ने फंसाया है। जॉनसन धाड़ के बोलता है जियान, ये कौन है जियान, अगर ये मेरे हाथ लग गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाउएवर इसी मोमेंट में जो सामने खड़ा गार्ड था उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। उस पूरे वुडन हाउस को पिंक फ्लेम ढक लेती है। गूंजते उस गार्ड की मुंह से जियान की आवाज जो कहता है ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सेक मास्टर के सामने खुद आ गया हूँ। हालांकि मैं
इनवाइटेड हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि स्टैक मास्टर आप मुझे माफ कर देंगे। तभी फ्लेम्स ने इस वुडन हाउस को आइसोलेट कर दिया था। जॉनसन की धाड़ने की आवाज में बाहर नहीं जा पाती। वो दाती मीज की बोलता, लिटिल बैस्टर्ड, अगर तू अपनी मौत को बुलावा दे ही रहा है तो मैं तेरी ये विश भी पूरी कर दूंगा। उसके हाथों के स्केल चमकते हैं। उसका पंजा वूश की साउंड से जियान की तरफ बढ़ गया था। इस अटैक को जियान बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। वो कोल्ड आवाज में कहते, मैं बस यहाँ पे एक मकसद से आया हूँ, अगर तुम सब तबाह नहीं होना चाहते हो तो जल्दी से निकल जाओ। ये चेतावनी एल्डर्स के लिए होती है। इस लड़के की बॉडी की टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को सेंस करके कुछ लोग धुंधला के यहाँ से गायब हो जाते हैं। वही फिर जॉनसन हंस के बोलते, हाँ बस एक अर्ली स्टेज 7 स्टार दोशियान और तू हीरो बनने चला है। लेकिन जियान इसे किसी खिलौने की तरह इग्नोर मारता है। वो बोलता है, डाइची तुम खुद को प्रोटेक्ट करो, मैं तब तक अपने टास्क को फिनिश करता हूँ। गुस्से की वजह से जॉनसन की फेस मसल्स ट्विच हो रही थी। उसकी बॉडी को कोई कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड ने ढक लिया होता है। गूंजती उसकी आवाज जो कहती है चौस है, और उसकी एकदम लिमिट तक चली गई थी। उसके हाथ में फिर होती एक फिश शेप बोन सोर्ड, जैसे डिमोनिक एनर्जी जियान को इस तलवार से फील हो रही थी। ये साफ था कि जॉनसन ने इसे काफी केयरफुल तरीके से रिफाइन किया है। पीक 7 स्टार दोशियान के स्टैंड को जियान भी हल्के में नहीं लेता। एक्टिवेट करी जाती है ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। जमीन रंबल रंबल की आवाज के साथ थरथराई थी और जियान के सोल पावर ने एक एनर्जी आर्मर बना लिया होता है। उसका अनडेड विंग स्पैरो भी रिलीज हो जाता है। इस पल जियान की बॉडी से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशन स्टेबल नहीं थी। उसका शरीर हल्का सा इल्यूजरी भी लगता है स्ट्रेंथ के अचानक से बढ़ने की वजह से उसे खुद को स्टेबलाइज करने का टाइम नहीं मिला। ये काम बस एक लाइफ और डेथ बैटल ही कर सकती थी। हवा में कई पहने पहने आर्ट्स बनने लगते हैं। वो जॉनसन अपनी सोर्ड को कई बार घुमाता है। एटमोसफेयर में एक मॉइस्ट लेकिन हैवी फोर्स फैलती है। इसके जवाब में इस्तेमाल होते हैं सिंपल पंचेस जो बैंग 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 की आवाजों के साथ उन अटैक्स को अपनी बॉडी से दूर रोक देते हैं। इस क्लैश के बाद दोनों ने अपने कदम पीछे लिए थे। जियान आंखें नैरो करके बोलते हैं, पावरफुल है। हाथ में हैवी जॉन रूलर अपीयर होती है। दूसरी तरफ जॉनसन के एक्सप्रेशंस भी काफी डार्क थे। वो बनी मन में बोलता है, लिटिल बीस्ट की फ्लेम बहुत अजीब है। उसने महसूस किया था कि जब जब वो जियान से टकराया वो पिंक और फायर रेड फ्लेम उसकी पावर को खींच रही है। भले कल्टीवेशन के मामले में वो जियान से ऊपर हो, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स की प्योरिटी के बीच का अंतर साफ दिख रहा था। उसका वाटर एट्रिब्यूट सप्रेस होता जाता है। जॉनसन कहता है, इसे लंबा नहीं खींचा जा सकता, मुझे जल्दी खत्म करना होगा। इस स्पेस में गूंजती क्रैशिंग आवाजें उसकी बॉडी से कई वाटर वेव्स फैलती है। जॉनसन की बॉडी इल्यूजरी होकर इसमें मिलने लगी थी। ये देखे डाइची वार्न करती, लॉर्ड जियान ध्यान से, जॉनसन अपनी असली फॉर्म में आ रहा है। ऐसा होने पे उसकी स्ट्रेंथ और डिफेंस कई गुना बढ़ जाएंगे। जियान मुस्कुरा के बोलता है, गुड, मुझे ऐसा ही प्रेशर चाहिए। तभी उसके कान में एक ओ वाली तेज आवाज आती है। एक ह्यूज क्रीचर जो कि कई 100 मीटर का होगा वो जियान पे अपनी नजरें गड़ा लेता है। एक वेल होता है जिसके ऊपर कई मिस्टीरियस सिंबल्स चमक रहे थे। उसकी फिश टेल छपक छपक की आवाजों के साथ अपने वाटर डोमेन में कई लहरें बनाती है। एट द सेम टाइम उसका और पीक 7 स्टार दोशियान से किसी 8 स्टार दोशियान जैसा लगने लगा था। बट जियान खुश था। वो हैंडसीज को चेंज करके बोलता है, सोल पावर यू मिंगटी एंट्रेंस। उसकी आंखें होती हैं प्योर वाइट और उसके मुंह से एक धाड़ की आवाज बाहर आई थी जो एक सोनिक स्पिरिचुअल वेव का फॉर्म लेके जॉनसन के दिमाग को टारगेट करती है। डिमोनिक विंग्स वैसे भी सोल पावर को कल्टीवेट नहीं करते थे, ये इनका वीक पॉइंट था। दूसरी तरफ ग्रेट एडलेट जो कि सीन को चुपचाप से देख रहा था, वो कहता है, ये कैसी पावर है। वो जॉनसन जो कि वेल की फॉर्म में था वो पानी में घुस गया था। उसके स्किन के ऊपर के सिंबल्स चमकते हैं जो जान के स्पिरिचुअल अटैक को काफी हद तक रोक देते हैं। तो एक मैस्टिक आवाज बोलती, 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। एंशिएंट रूलर फ्लेम से भर जाती है। इसे जियान हवा में 7 बार स्लैश करता है। जब ये रूलर ग्रोस बैंक बस की आवाज के साथ पानी में घुसते हैं और टकराते हैं ह्यूज वेल से। इस इंटेंस फोर्स की वजह से उसकी हड्डियां चरमरा जाती हैं। जॉनसन चिल्ला के बोलते, मौत का सामना कर। वो कुछ चैंट करने लगता है। टेक्निक थी वाटर अबिसार्ड। वो सारे पानी को अपनी तरफ खींच लेता है। इस डोमेन में एक डेडली साइलेंस फैल गया था। लेकिन ये देख के जियान से हिला के बोलते हैं, बस एक डेस्परेट कोशिश। लाइटनिंग स्पीड से ऐसे चेंज होती है। टेक्निक थी सील ऑफ हेवली किंग। इस मोमेंट में जॉनसन के चारों तरफ के स्पेस में कई क्रैक्स बने थे जिनमें से काउंटलेस चेंज जियान की तरफ शूट हो जाती हैं और जियान की भेजे के स्पेस में से बाहर आता है एक बहुत बड़ा सा हैंड प्रिंट। फिर इस ऐसे फ्लेम डोमेन में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। वो बूम ओम की आवाजें डाइची और बाकियों के कान की पर्दों को हिला के रख देती हैं। इस अटैक के कांटेक्ट में आती सारी चेन्स बिखर गई थी। डीमन जॉन सैक ग्रेट हेडलर एकदम हैरान था। वो अपने चेहरे पे शॉक को रखते हुए बोलता है, अर्ली से 7 स्टार दोशियान की स्टैंड के साथ भी सेक्ट मास्टर को इसी सिचुएशन में डाल देना। जब वो चारों तरफ फैलने वाली पैनी पैनी रिपल्स शांत हुई होती हैं, हमें वो वेल दिखाई देता है जिसकी बॉडी में गहरे जख्म बन चुके थे। जॉनसन का ऑरा कमजोर हो गया था। ऐसा लग रहा था पिछले अटैक से बचने के लिए उसने ओरिजिन पावर को भी खर्च कर लिया हो। वही दूसरी तरफ जियान के चेहरे पे अब भी कोल्ड स्माइल थी। उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। वो खुद से हंस के बोलते, मेरी स्ट्रेंथ सच में बढ़ गई है। एक 8 स्टार दोशियान के अंडर में बिल्कुल इनविंसिबल हूँ। उसके एक हाथ में रूलर होती है और दूसरे हाथ में पफ की आवाज के साथ एम्बर फ्लेम अपीयर होती है। अब तक जियान बस अपने ग्रेट हेवली शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था। साथ में एसएससी फ्लेम की ट्रेस
स्पेसेस होते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लेम का क्लस्टर उसके हाथ के ऊपर देखता है, चारों तरफ का टेम्परेचर खतरनाक तरीके से राइज होता है। अभी चाहे जुआनशन हो या फिर वो ग्रेट एल्डर, दोनों की आंखों में मौत का डर साफ दिखाई देता है। वो ग्रैंड एल्डर तुरंत ही गिड़गिड़ाने लगता है। वो जियान से कहता है, माय लॉर्ड आपको कुछ कहना है तो कहिए, हमारा याओजोन सेक्टर आपको प्रॉमिस करता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन प्लीज। अब इसकी आवाज कांप रही थी, वो बॉडी को फ्लेम्स ने ढक रखा था। इस डोमेन में कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा होता है जहाँ एम्बर फ्लेम्स ना हो। ग्रैंड एल्डर अच्छे से फील कर पा रहा था कि अगर वो सेक्ट मास्टर के साथ मिलकर भी काम करता है तो भी जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जन वादे का बिल्कुल पक्का होता है। बिना हेजिटेशन के उसके हाथ क्लेंच होते हैं। होली फ्लेम जुआनशन और ग्रेट एल्डर के सारे पोर्ट से होकर उसके अंदर जाने लगती है। कुछ ही पलों में पफ पफ की आवाजों के साथ राख में बदल गए होते हैं। ये भले ही दोनों 7 स्टार दो इमोर्टल्स हो, लेकिन टॉप 15 होली फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं थे। रेजिस्टेंस का सवाल नहीं उठता है। उस ग्रैंड एल्डर की तो मोस्ट ऑफ फॉर्म भी बाहर नहीं आ पाई। उसकी डीमन फिल्म भी तबाह हो जाती है। जब डीमन जुआन सैक के दोनों पिलर्स इस तरीके से टूटते हैं तो फिर बाकी फैक्शन को बिखरने में समय नहीं लगाता। बटरफ्लाई वैली का खतरा इस तरीके से मिटता है। जानवी अपने डिस्गाइज को उतार के बोलते हैं, अब चलो वापस चलते हैं, ये तुम्हें और परेशान नहीं कर पाएंगे। डाइची की आंखें चमक रही होती हैं। वो धीमी आवाज में नोट करके बोलती, लॉर्ड जियान आपने सही किया, वो लोग मरने के काबिल थे, लेकिन इन्हें इस तरीके से मिटा देना क्या ये बहुत क्रूअल नहीं है? हम उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर सकते थे। उसके दिमाग में डेसिन अभी रिपीट कर रहा होता है। जियान से लाके बोलता है, ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। उससे लड़की को यह समझाने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि या तो दुश्मनों को जड़ से खत्म न किया जाए, फ्यूचर में आने वाली परेशानियों का एंड नहीं होगा। बस इस बच्ची का दिल साफ था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। दोनों धीरे बेस कैंप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोकस जाता है बटरफ्लाई वैली के कोर की तरफ। इस हॉल में कई पावर हाउसेस खड़े होते हैं, जैसे बटरफ्लाई वैली मास्टर और एंसेस्टर। की साउंड से दरवाजा खुलता है। हॉल में अपीयर होता है गार्ड और रिपोर्ट करता है, वैली मास्टर एंसेस्टर जियान ने डीमन जोन सेक्ट के सेक्ट मास्टर और ग्रेट एल्डर दोनों को ही फिनिश कर दिया है। ये सुन के बटरफ्लाई वैली के वैली मास्टर के एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो गए थे। वो कहते हैं, जियान सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, उसे हमारी तरफ से इस बार 10,000 डीमन किंगडम की आर्मी में भेजा जाए। मैं फील कर पा रहा हूँ कि लड़का डीमन वर्ल्ड में बहुत ऊंचा मुकाम पाएगा। एक्चुअली में एंसेस्टर बस जियान को टेस्ट कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे भरोसा नहीं था कि जियान ये काम कर पाएगा, लेकिन जब सक्सेस की खबर मिलती है तो वो खुश हो जाते हैं। आफ्टर ऑल अगर वो खुद जुआनशन से फाइट करने के लिए जाते तभी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीत ही पाएंगे। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये कुछ दिन जियान ने काफी आराम से बिताए होते हैं। बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर उसे एक स्पेशल डीमोनाइजेशन मेथड को भी सिखाते हैं। अब जियान की बॉडी नेचुरली डीमन ऑरा को रेडिएट करती है। बड़े बड़े डीमन से उसे पहचान नहीं पाएंगे। और ऑफ कोर्स अब बटरफ्लाई वैली इस पूरे टाउन का एकमात्र लीडर रह गया होता है। डीमन जोन सेक्ट के बाकी मेंबर्स भी इसे उठाने की कोशिश नहीं करते। ये धुन दबा के अपने लिए नई जगहों को ढूंढने लगते हैं। ये करीब 10 दिन के बाद की बात है जब बटरफ्लाई वैली की ट्रेनिंग ग्राउंड पे जियान खड़ा हुआ था और उसके सामने बटरफ्लाई वैली के कई स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। क्योंकि जियान के कारनामों के बारे में इन सबको पता था, ये उसे काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। जियान भी हाथ कप करके बोलते हैं, आप सब सीनियर्स का थैंक यू। इन कुछ दिनों में आपने मेरी बहुत हेल्प करी है और मैं आप सबको याद रखूंगा। फोकस जाता है बटरफ्लाई वैली की मास्टर के ऊपर, जो उसके बोलती है, बच्चे तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं भी इसे देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में डीमन वर्ल्ड में तुम्हारा नाम जरूर गूंजेगा, इसलिए हम तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हें खेलने के लिए एक बड़ा मैदान चाहिए। बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर भी नोट करते हैं। वो धीरे से बोलते हैं, डाइची तुम्हें 10,000 डीमन नेशन तक ले जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। इससे तुम्हारी कई परेशानियां कम होंगी। तब भी वहाँ पे बहुत पावरफुल लोग हैं और तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि असली हीरोज की स्टेज है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जियान नोट करता है। एंसेस्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, डाइची ने बताया कि तुम डीमन फील्ड केव को ढूंढ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है उसकी न्यूज शायद एंशिएंट बैटलफील्ड में मिल सके। वो जगह बहुत मिस्टीरियस और डेंजरस है। हमारे ऐसे ऑर्डिनरी बीइंग्स को वहाँ की कोई जानकारी नहीं है। जब डाइची तुम्हें 10,000 डीमन किंगडम ले जाएगी तो तुम वहाँ पे लॉर्ड सिक्सटेल से मिलना। मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसलिए वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। डाइची और जियान दोनों ही एंसेस्टर को थैंक यू बोलते हैं। फाइनली जैसे एंसेस्टर का हाथ घुमाता, स्पेस बैंक क्रैक के साउंड के साथ एक बड़ा सा टीयर बन जाता है। ये पोर्टल सीधा 10,000 डीमन किंगडम से जोड़ता था। वैली मास्टर और एंसेस्टर कहते हैं जाओ। ज्ञान सबसे फेयरवेल करता है, फिर वो डाइची के साथ स्पेस क्रैक में एंटर हो गया था। पीछे से बड़ी सी स्टेज के ऊपर बस एक शांति रह जाती है। फाइनली कैडलर चिंता से भरी आवाज में कहते हैं, एंसेस्टर आपने डाइची को बाहर लॉर्ड सिक्सटेल के पास भेज तो दिया, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर के चेहरे पे थी एक मिस्टीरियस स्माइल। वो कहते हैं, डोंट वरी, क्योंकि डाइची उस बच्चे जियान के साथ है। हम काफी उसकी शॉकिंग अचीवमेंट्स देख रहे होंगे। याद रखो, ये जियान लॉर्ड हेशा लॉन्गलैंग। एंसेस्टर इससे आगे और कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी फ्लेकरोरी आंखें साफ बता रही होती हैं कि उन्होंने जियान के अंदर कुछ खास महसूस किया है। तो जाना पहचाना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं स्पेशल रिफ्ट को जिसमें डाइची और जियान चले गए
गए थे। इनके कानों में लगातार रिप रिप की आवाजें जाती हैं और ये पोर्टल ठीक ठाक सेफ होता है, लेकिन तभी स्पेशल क्योटिक स्टॉर्म्स पास से गुजर रहे होते हैं। ज्ञान की ब्लेजिंग सोल पावर ने दोनों को ढक लिया होता है। हमें समझना चाहिए कि स्पेशल पैसेज कोई ऑर्डिनरी स्पेस क्रैक नहीं होता। इसे बटरफ्लाई वैली के एंसेस्टर जैसा पावर हाउस ही बना सकता है, जिसने कभी 10,000 डीमन किंगडम के लिए अच्छी सर्विस की हो। स्पेशल पैसेज में कोई दिन रात का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ज्ञान को कुछ पावरफुल फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। इनमें थोड़ा सा ईविल ऑरा मौजूद था, जो उसके मन में बेचैनी भर देता है। ज्ञान को बताया गया था कि उसे मेरे डीमन किंगडम पहुंचने के लिए इस पैसेज में कम से कम 10 दिन लगने वाले हैं। अभी डाइची उसके साइड में खड़ी होती है, बिल्कुल किसी क्यूरियस बच्ची की तरह, लेकिन दो लोगों के बीच में शांति खत तक ही रह सकती है। ज्ञान धीरे धीरे बातचीत करने लगता है। उसे डाइची से डिमोनिक वर्ल्ड के बारे में कई गहरी जानकारियां मिलती हैं। डाइची वाली भोले वाली हो, लेकिन उसकी एंशिएंट डीमन वर्ल्ड की नॉलेज सच में रेयर थी। जैन पूछता है, बाय द वे अभी की डीमन वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है। डाइची एक्सप्लेन करती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डीमन एम्पर ने डीमन वर्ल्ड को यूनिफाई किया था। पूरे डीमन रियल्म को 100 किंगडम्स में बांट दिया गया। हर एक किंगडम का किंग चुना गया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट डीमंस होते हैं। लेकिन जब से डीमन एम्पर गायब हुए, इन 100 डीमन किंग्स में से कई लोग लालच की वजह से एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। इनकी सीक्रेट आर्मी पूरे डीमन वर्ल्ड को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं भी डीमन एम्पर के सबसे क्लोज 3 सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हेशा लॉलिंग, व्हाइट इविल बोन किंग और टायरेंट टियानशोंग। ये डीमन वर्ल्ड के 3 हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। डीमन एम्पर के सबसे ज्यादा वफादार लॉर्ड हेशा लॉन्गलिंग है। उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं, बस 1/2 की शुरुआती लेवल पे है, लेकिन उनकी विजडम बहुत हाई है, स्पेशली क्योंकि उनके पास ड्रैगन ब्लड है। इसलिए कई स्ट्रॉन्ग डीमंस उन्हें सपोर्ट करते हैं। उन्हें डीमन एम्पर ने काफी फेवर भी किया था। अफसोस की बात है कि तीनों जनरल्स में वो सबसे कमजोर है। उनके अंदर 20 किंगडम्स आते हैं। हमारा 10,000 डीमन किंगडम भी उनकी टेरिटरी का हिस्सा है। इस जानकारी को सुन के जन से रिला के बोलते हैं, अर्ली स्टेज 8 स्टार दोशियान एक कमजोर स्ट्रेंथ है। डाइची कैसी दूसरा है टायरेंट टियानशोंग, इसके अंदर 30 किंगडम्स हैं। उसे के रिइंकार्नेशन पावर हाउस भी सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार दोशियान की परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। सच कहूं तो वो डीमन किंगडम का असली जायंट है। जैन पूछता है कि उसका हेशा लॉलिंग से कोई कॉन्फ्लिक्ट है। डाइची हाँ करके बोलती, दोनों आग और पानी जैसे हैं। एंशिएंट बैटलफील्ड में सबसे इंटेंस फाइट इन दोनों के बीच में ही होती है। फिर तीसरा है व्हाइट बोन इविल किंग। ये तीनों जनरल्स में सबसे पावरफुल है और उसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है रिइंकार्नेशन लेवल तक। डीमन एम्पर ने उसे अपना पहला वॉर गॉड बनाया था। अब वो 25 किंगडम्स को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे समय गुजरा, उसका गोल भी क्लियर होता गया। वो डीमन वर्ल्ड के सारे पावर हाउसेस को इकट्ठा कर रहा है, वो जिनके साथ मिलकर बाकी चैरियन से हमला कर सके और बदला ले सके डीमन एम्पर का। इन तीनों के नीचे 7 डीमन किंग्स हैं, जिनकी स्ट्रेंथ है 8 दोशियान की। ये 103 लॉर्ड्स को चैलेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। डीमन वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को जानने की वजह जैन थोड़ी गहरी सोच में चला जाता है। वो रियलाइज करता है कि इस दुनिया का स्ट्रक्चर घोस्ट वर्ल्ड से भी कॉम्प्लेक्स है, तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा। खैर कुछ ऐसा ही रास्ता तय करना है हमें भी, इसलिए चलो हम आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। डोंट वरी, इस आर की पेसिंग काफी फास्ट होगी। जहाँ पे जैन घोस्ट वर्ल्ड में जाने के बाद पहले सैक का हिस्सा बना था और उसे कई कंपटीशन से गुजरना पड़ा था, लेकिन इस आर्क में हाई लेवल की बैटल्स काफी जल्दी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट एपिसोड हमें कई नई चीजों से इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे एपिसोड्स का रिलीज होते ही सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है और उसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं, वो बन सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा। हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड रिलीज होते हैं, जिन्हें सारी प्रीमियम कम्युनिटी एंजॉय करती है। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, जिसे टैप करके आप मेंबरशिप के सारे लेवल्स के फायदों को जान सकते हो। सो वेट किसका कर रहे हो, फटाफट से ज्वाइन करो। चलो हम नेक्स्ट पार्ट में मिल रहे होंगे।